देखिए, परमिट की बात कर रहे थे हम लोग। अभी फंडामेंटल में हम लोग लगभग पढ़ लिए हैं सेफ्टी का, इंडक्शन और एक्सीडेंट। एक्सीडेंट भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अभी परमिट आया, इसमें परमिट में क्या है, परमिट क्या होता है। सबसे पहले परमिट है क्या। परमिट टू वर्क, ए परमिट टू वर्क सिस्टम इज ए डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर विच इज यूज टू कंट्रोल हाई रिस्क वर्क such as hot work, work on live electrical system, entry into confined space, work at height, excavations, work etc. तो इसमें क्या है कि परमिट क्या होता है। परमिट ऐसा एक डॉक्यूमेंटेशन है जो ऐसी एक्टिविटी जो जो काम हम लोग करते हैं जिसमें हाई रिस्क होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो परमिट कैसे कंट्रोल करता है। परमिट कंट्रोल करने का मेथड ये है कि उसमें कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं कि इस कार्य में ये हजार्ड है उसमें, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसका चेक पॉइंट होता है कि अगर वो सही है उसको कंट्रोल करके तो आप उसको टिक करेंगे कि ठीक है, यस। तो उसमें क्या है, जो भी एक्टिविटी चल रही है उसमें जो हजार्ड्स है, रिक्स को कंट्रोल करता है वो। हजार्ड तो ठीक है, हजार्ड को हम लोग कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, हजार्ड तो है वो रहेगा। खाली रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसके लिए परमिट्स का काम होता है। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ परमिट है। कई जगह परमिट्स के लिए ये होता है कि सर कितने टाइप्स का परमिट है। ज्यादातर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमिट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमिट। तो परमिट जैसे दो लाइन में भी बोल देता है आदमी कि हॉट वर्क परमिट और कोल्ड वर्क परमिट, दो चीजें, हॉट वर्क परमिट और कोल्ड वर्क परमिट। तो उतना में अभी हम लोग जहां जॉब करते हैं 15 टाइप का परमिट है। ये भी वही है, हॉट वर्क और कोल्ड वर्क। हॉट वर्क परमिट अभी हम देखिए, अभी यहाँ पे ऐसा 15 टाइप का परमिट हम लोग है। कई जगह होगा कि 15 टाइप का परमिट का नहीं चलता होगा, वहां पे कुछ परमिट का काम चलता होगा। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट यहाँ पे देखिए कि हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क जैसे कि वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस चीज की है। अभी मान लीजिए कोई रिफाइनरी कंपनी हो गई, गैस प्लांट्स हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हॉट वर्क, फायर का चांसेस ज्यादा रहता है। जहां पे फायर का चांसेस ज्यादा रहेगा तो वहां पे हॉट वर्क परमिट सबसे पहले आपको हॉट वर्क का परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का जो इंडस्ट्री था तो उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें कोई केमिकल प्लांट्स नहीं है, ना ही कोई रिफाइनरी कंपनी, ये सब चीजें नहीं है, तो फायर का कम चांसेस है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हॉट वर्क का परमिट नहीं लेते थे। हॉट वर्क का परमिट हमको कहाँ पे अलाउ होता था, कन्फाइंड स्पेस में। जैसे कोई कन्फाइंड स्पेस वर्क हम लोग कर रहे हैं और उसमें हॉट वर्क करना है, तो वहां पे हम लोग हॉट वर्क का परमिट लेंगे। दूसरा चीज की पेंटिंग एरिया, कि जहाँ पे पेंटिंग हो रहा है वहां पे हॉट वर्क का परमिट लेते थे। जैसे कि पेंट क्या है, एक फ्लेमेबल मटेरियल्स है। वो क्या है कि उसका जो वेपर्स है, फ्यूम्स है, वो जब उसमें चिंगारी मिलेगी, फ्लेम मिलेगा तो वो आग लग सकता है। तो उस एरिया में हम लोग को अगर जहाँ पे स्टोरेज है, पेंट स्टोरेज है, वहां पे अगर हमको हॉट वर्क का काम करना है तो वहां पे हमको परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती है, हॉट वर्क का परमिट लेते हैं। बाकी जो रूटीन वर्क, देखिए दो चीजें होती है कि एक रूटीन वर्क होता है, एक नॉन रूटीन वर्क। रूटीन वर्क क्या होता है कि डेली आपको वही काम करना है, जाइए फिर ग्राइंडिंग वेल्डिंग कटिंग दे दो, डेली का प्रोसेस है। और नॉन रूटीन वर्क जो कभी कभी करना है। तो ये परमिट्स का जो यूज होता है ये नॉन रूटीन वर्क में ही ज्यादातर है। नॉन रूटीन कभी कभी जो जिसका यूज हो। अभी ऐसा नहीं कि हर दिन आपका कन्फाइंड स्पेस का ही काम चल रहा है। कोई प्रोजेक्ट मिला 5 साल का तो 5 साल तक कन्फाइंड स्पेस चलेगा, उसके साथ साथ अलग अलग एक्टिविटियां भी होंगी। तो ये रूटीन वर्क और नॉन रूटीन वर्क दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि रूटीन वर्क क्या होता है, जो डेली बेसिस पे काम चल रहा है। जैसे हम लोग का रूटीन क्या है, डेली आना है, 8 से क्लास लेना है, 8 बजे से क्लास लेना है यहाँ पे, तो ये रूटीन वर्क है। नॉन रूटीन वर्क में कि कुछ एक्स्ट्रा हम लोग काम कर लिए, कुछ अलग चीजें, जैसे सेफ्टी का अभी अभी बगल में आप लोग देख रहे थे, तो नॉन रूटीन वर्क है। खास करके सैटरडे स्पेशल, तो वो नॉन रूटीन वर्क है, तो कभी कभार जो होता है। तो हम लोग रूटीन वर्क में अभी हॉट वर्क परमिट का वही बता रहे थे कि हॉट वर्क परमिट हो गया ये। इसमें कम से कम आपको 10 परमिट याद होना चाहिए। ये ज्यादातर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि परमिट क्या होता है, परमिट परमिट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमिट। तो हॉट वर्क परमिट होगा। दूसरा कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर आपको काम करना है, कन्फाइंड स्पेस तो जानते ही है ना कि कन्फाइंड स्पेस कि कैसे होता है। कन्फाइंड स्पेस एक संकीर्ण जगह है जहाँ आने जाने का रास्ता, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो या इल्यूमिनेशन की कमी हो,
तो उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस करते हैं। ठीक है, तो कन्फाइंड स्पेस में भी एंट्री के लिए उसके लिए भी परमिट चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, एग्जावेशन परमिट। एग्जावेशन परमिट होता है कि खुदाई के लिए, तो कितना खुदाई करेंगे तो परमिट चाहिए, 300 mm, 3 mm। 3 mm समझ रहे हो कितना हुआ, 3 mm लाइक दैट। ये नाखून इतना जो निकला ना, 1 फीट, 1 फीट। वो क्या है ना कि जहां पे भी आपको 300 mm से ज्यादा खुदाई करना है, तो हम लोग का प्रोसीजर यही था कि 300 mm से आपको अगर खुदाई करना है तो रिक्वायर्ड द वर्क परमिट ऑफ एग्जावेशन। ठीक है, तो एग्जावेशन का परमिट चाहिए 300 mm से। हम लोग यहाँ था कि 300 mm से ज्यादा खुदाई करना है तो परमिट चाहिए। क्योंकि परमिट क्यों चाहिए, अभी मान लीजिए एग्जावेशन के लिए बात कौन कर रहा है, पढ़ने आते हो ना डेली, क्या बात कर रहे हो उससे, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं यार, इसको समझा करो तुम लोग। इतनी ठंडी में इतना दूर से आ रहे हो फिर हेड काउंटिंग के लिए कि हम क्लास करने आए हैं इतने ठंडी में, पढ़ना है पढ़ो उसको। अभी इतने में ही तुमको 15 एक्टिविटी का छोटा शॉर्ट बता दे रहा हूँ। 15 एक्टिविटी का क्या, कौन सा क्या होता है। हॉटवर्क की बात किया, हॉटवर्क में क्या क्या क्वेश्चन था हॉटवर्क में, गौरव हॉटवर्क पूछ रहे थे कि सर हॉटवर्क बता दीजिए। हॉटवर्क ग्राइंडिंग, जो देखिए जिससे भी आग लगने का खतरा हो, जैसे ग्राइंडिंग है, वेल्डिंग है, गैस कटिंग है, प्लाज्मा कटिंग है, ये सब क्या है, ये हॉट वर्क में आएगा। तो हॉट वर्क में क्या सकते हो, कॉमन चीज फायर है, और हॉट वर्क किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिकल से चल रहा है, तो ये ऐड हो जाएगा उसमें कि इलेक्ट्रिकल भी हजार्ड उसमें हो सकता है। तो ये सब चीजें है कि हॉट वर्क में ये हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, एग्जावेशन भी हो गया। एग्जावेशन में क्या है कि 300 mm से ज्यादा हम लोग डीप में खुदाई करेंगे तो परमिट की जरूरत होती है। परमिट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मान लीजिए नीचे जो किसी कोई गैस का लाइन गया है, या केबल का लाइन गया है, या वाटर का पाइप गया है, ये सब एग्जावेशन में पढ़ा है ना, तो उसके लिए तो परमिट रिक्वायर्ड होता है। और इसमें क्या होता है कि परमिट रिक्वायर्ड मतलब कि ऑथराइज पर्सन जो होते हैं, इसमें कई लोगों का सिग्नेचर्स होता है। जैसे कि पहले तो जो परमिट लेते हैं सब आगे बता दे रहे हैं कि किस किस का सिग्नेचर चाहिए उसमें, और जो ऑथराइज करने वाले हैं। तो इसमें जो एग्जावेशन में जो होते हैं सिविल डिपार्टमेंट के या प्लांट मेंटेनेंस के, कि कहाँ से कौन सी लाइन गई है वो उन्हीं लोगों को पता है। तो उसके लिए वो चेक करते हैं पहले कि जहाँ पे आप खुदाई करने वाले पर्टिकुलर जो लोकेशन है, उस लोकेशन पे कितना आप खुदाई करने वाले हो, और वहां पे उन लोगों का कोई गैस का लाइन या इलेक्ट्रिकल केबल या ये सब कुछ नहीं है ना। वो सब देखने के बाद वो परमिट को वेरीफाई करते हैं कि ठीक है आप काम कर सकते हो, और एक इसमें लिख के कि इतने ही डीप तक आपको खुदाई करना, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि परमिट मिला आपको 2 फीट का और इसमें 6 फीट आप गड्ढा कर दिए, तो ये सब नहीं करना उसमें। उसके बाद क्या है, वर्क एट हाइट परमिट। जैसे हाइट वर्क पे कोई काम चल रहा है तो उसके लिए वर्क एट हाइट परमिट भी रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए वर्क एट हाइट परमिट लेना। उसके बाद रेडियोग्राफी टेस्ट परमिट, अभी आरटी का हम बताए थे, इसको शॉर्ट में आरटी बोला जाता है, रेडियोग्राफी टेस्ट। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग हुआ हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, पाइप हो, और उसका एक्सरे करना है। एक्सरे एक्चुअली क्या होता है कि एक्सरे एक्टिविटी होता है रेडियोग्राफी में। उसमें क्या है कि एनडीटी, नॉन डिटेक्टिव टेस्ट बोलते हैं उसको। तो वो चेक किया जाता है कि वेल्डिंग के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है ना, तो वो सब चेक करने के लिए वो लोग रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं। रेडियोग्राफी टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उसमें डिफेक्ट है या नहीं है। तो वो क्या होता है, वो रेडिएशन होता है उसमें, रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है हम लोग के लिए, जो बॉडीज के लिए क्या है, हार्मफुल है बहुत, वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो रेडिएशन के लिए भी हमको परमिट लेना पड़ता है, ठीक है, रेडियोग्राफी टेस्ट के लिए। उसके बाद क्या है, प्रेशर टेस्टिंग परमिट। प्रेशर टेस्ट में क्या होता है, हाइड्रो टेस्ट और न्यूमेटिक टेस्ट। बात किए थे एक दिन हम लोग हाइड्रो टेस्ट और न्यूमेटिक टेस्ट में, कि किसी भी पाइप का स्ट्रेंथ या स्टेमिना या लीकेज टेस्ट करने के लिए हम लोग उसको करते हैं। उसमें क्या है, पाइप में प्रेशर दिया जाता है, चाहे हवा से दिया जाए या पानी से दिया जाए। पानी से दिया जाता है उसको हम लोग हाइड्रो टेस्ट बोलते हैं, और जो अगर एयर या गैस का यूज करते हैं उसको हम लोग न्यूमेटिक टेस्ट बोलते हैं। तो वो एक लिमिट होता है कि इतना देर तक हमको उसमें प्रेशर, जैसे 10 केजी प्रेशर देना, 10 केजी प्रेशर डाल के 15 मिनट तक प्रेशर को होल्ड करके रखना है। 15 मिनट तक प्रेशर को होल्ड करने के बाद अगर लीकेज कहीं से नहीं होता है, प्रेशर एकदम होल्ड है,
तब उस ज्वाइंट को पास कर दिया कि चलो प्रेशर टेस्टिंग में ज्वाइंट पास हो चुका है, पाइप पास हो चुका है। तो प्रेशर टेस्टिंग दो टाइप का होता है, एक होता है हाइड्रो टेस्ट और न्यूमेटिक टेस्ट। हाइड्रो टेस्ट पानी से होता है, न्यूमेटिक में एयर या गैस, गैस का भी यूज करते हैं वो लोग, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया जाता है। ठीक है, प्रेशर टेस्टिंग के लिए भी परमिट चाहिए, मेन बास्केट परमिट। जैसे कि हाइट पे काम कर कुछ काम होते हैं जहां पे हम लोग इसके फोल्डिंग्स नहीं बना सकते हैं, तो वहां पे क्या है कि एक मेन बास्केट होता है, और उसमें क्या है कि आदमी लोग को, जैसे उसका भी एक कैपेसिटी है कि 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी या 5 आदमी काम कर सकता है, और उसको क्रेन से जो लिफ्टिंग चैन सीलिंग जो होता है, चैन सीलिंग हो या वायर रोप सीलिंग हो या वेबिंग सीलिंग हो, तो कोई भी हो, तो उसके साथ अटैच करके क्रेन के हुक में फंसा दिया जाता है और उसके बाद उसको लिफ्टिंग किया जाता है। तो लिफ्टिंग क्रेन के साथ लेके गया, हाँ, तो उसको मेन बास्केट उसी टाइप का होता है मेन बास्केट। जैसे 2-4 आदमी का काम करना, जैसे हम लोग के यहाँ पर तो 5 आदमी 6 आदमी एक साथ काम करना। एक आता है मेन लिफ्ट, तो मेन लिफ्ट में एक आदमी या 2 आदमी ही अलाउ होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं यहाँ पे आप लोग, लाइट का जो काम देखते हैं, वो लोग लेके गया और मेन लिफ्ट उस पर खड़ा करके उठा कर लगा दिया, तो वो क्या है, आदमी का काम जल्दी करने के लिए आसान हो जाता है उसमें, तो उसके लिए वो मेन लिफ्ट होता है, मेन लिफ्ट होता है। और इसको मेन बास्केट बोलते हैं। मेन बास्केट से क्रेन से इसको उठाया जाएगा, तो उसमें वो तो फिक्स है, मेन लिफ्ट वाला फिक्स है कि वो बूम निकालेगा, लेके चला गया। और इसमें क्या है कि वो बेल्ट वेल्ट लगा के और उसके बाद उसको उठाया जाता है। ठीक है, तो वो हो गया प्रेशर टेस्टिंग में मेन बास्केट हो गया। उसके बाद एलएसआर होता है। एलएसआर क्या होता है, इसको लोकल स्ट्रेस रिलीवेंट बोलते हैं एलएसआर को। एलएसआर क्या होता है कि वेल्डिंग से पहले, बिफोर वेल्डिंग प्रोसेस, दो चीजें जैसे कि प्री हीटिंग की जाती है। प्री हीटिंग होता है ना, प्री और पोस्ट हीटिंग। प्री मीन्स पहले और एक होने के बाद पोस्ट हीटिंग, दो टाइप्स का हीटिंग किया। हीटिंग क्यों किया जाता है बिल्डिंग्स में, कि दोनों का टेम्परेचर सेम करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हैं और दूसरा उस जॉब का भी टेम्परेचर सेम होना चाहिए। टेम्परेचर सेम रहेगा तभी बिल्डिंग अच्छी क्वालिटी से हो पाएगी। तो प्री हीटिंग, जॉब बिल्डिंग से पहले उसको हीट किया जाता है, प्री हीटिंग। एक पोस्ट हीटिंग होता है, जैसे बिल्डिंग आफ्टर द बिल्डिंग प्रोसेस, उसमें क्या है, क्वाइल रोल लपेट दिया जाता है ज्वाइंट के पास। एक आप जैसे दो प्रोसेस है, एक तो एक चीजों में ऐसा होता है कि वेल्डिंग्स कर रहे हैं किसी ज्वाइंट्स का, और अभी मान लीजिए कि उसको प्री हीटिंग हम लोग की है, एलपीजी से प्री हीटिंग किया जाता है बर्नर के द्वारा। तो बर्नर के द्वारा हम लोग उसका हीटिंग किए और हीटिंग करने के बाद हटा दिए, उसके बाद वेल्डिंग करना शुरू कर दिए। तो वेल्डिंग करेंगे तो धीरे धीरे वेल्डिंग तो हो रहा है, बट धीरे धीरे ज्वाइंट ठंडा भी तो होगा। तो अगर उसको कंटिन्यू टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए कई जगह ऐसा मैंने देखा है कि दोनों साइड से क्वाइल लपेट दिया जाता है। क्वाइल क्या करता है, हीट करता है ज्वाइंट को, और उसके बाद भी वेल्डिंग का प्रोसेस होता है। तो उसमें पोस्ट हीटिंग होता है। ये वेल्डिंग के बाद जो इसको क्वाइल लपेट के ज्वाइंट को वेल्डिंग्स किया जाता है। जैसे कि उसमें, हाँ, उसमें क्या होता है कि वेल्डिंग्स ज्वाइंट्स, अगर वेल्डिंग्स हुआ है, मान लीजिए अगर अच्छे तरीके से वेल्डिंग्स नहीं हो पाया हो, वेल्डिंग अच्छे ज्वाइंट तरह से नहीं हो पाया हो, तो वो हीट की वजह से वो एक जगह बैठ जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो होता है एलएसआर, उसमें क्वाइल लपेट के ज्वाइंट को। तो इसके लिए भी एरिया कॉर्डन ऑफ करना, वेरिफिकेशन करना, परमिट लेना, ये सब लेके बाद ही एलएसआर एक्टिविटी, क्योंकि वो ज्वाइंट हीट होता है और हीट आपको दिखेगा नहीं, पता चला कि ऐसे यहाँ पे एलएसआर चल रहा है, कोई गलती से हाथ रख दिया, बर्न इंजरी हो सकती है। तो एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, वेरिफिकेशन कर दिया जाता है, परमिट लिया जाता है उसको। ठीक है, एलएसआर। क्रेन बूम मॉडिफिकेशन परमिट। क्रेन का बूम, क्रेन का जो बूम है उसको कभी छोटा या बड़ा करना। जैसे काउलर स्केल्स का जो बूम होता है, तो उसमें क्या होता है कि कभी छोटा, जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा किया जाता है उसको। तो उसको छोटा या करना हो या बड़ा करना, ज्वाइंट करना हो, तो उसके लिए भी परमिट्स की आवश्यकता होती है। एक बार ऐसा ही इंसिडेंट हो चुका था, एक बार हुआ था, मैं आप लोग को भी शेयर किया हूँ। तो तब से वो लोग वर्क परमिट अलाउ करते हैं वहां पे। तो क्रेन बूम मॉडिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हो गया ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग। ब्लास्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि पेंटिंग, जैसे कि कोई पाइप है, कोई मेटल है, उस पर रस्टेड है, मुर्चा लगा हुआ है या पेंट लगा हुआ है, उसको साफ करने का, जैसे बिफोर पेंटिंग प्रोसेस, पेंटिंग से पहले उसको क्या किया जाता है, गन, ब्लास्टिंग गन होता है, छोटा छोटा सैंड होता है, एयर कंप्रेसर से कनेक्ट करके, और उसके बाद उसको मार के साफ किया जाता है। उसके बाद आपको जो प्राइमर मारना हो, पेंट करना हो, फाइनल करना हो, वो सब चीजें होती है। तो ब्लास्टिंग प्रोसेस हो गया। ब्लास्टिंग और पेंटिंग के लिए भी आपको
परमिट क्या हो सकता है? परमिट देखिए, परमिट क्यों लिया जाता है? परमिट इसके लिए लेना है ना, 4 आदमी के नजर में रहेगा, वो 4 आदमी का सिग्नेचर्स रहेगा। तो अभी मान लीजिए पेंटिंग आप करा, अकेले आप उठाए पेंट का डब्बा उब्बा लेके चल दिए पेंटिंग करने के लिए, स्प्रे पेंटिंग कर रहे हैं आप, और पता चला बगल में हॉट वर्क का काम चल रहा है, आपको पता ही नहीं है, उसमें फ्यूम्स आया, इसके फ्यूम से जैसे भी चिंगारी आग लग गया। तो जब 4 आदमी को पता चलेगा, जब 4 आदमी सिग्नेचर, तो वो सारी चीजों पे एक एक पॉइंट होता है उसमें चेक करने के लिए, वो सारे पॉइंट्स को आप चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो सारी चीजें परमिट उसमें इसीलिए बोला जाता है कि ये रिस्क को मिनिमाइज करता है, रिस्क को कम करता है। तो वो हो गया ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग प्रोसेस। एंड हैवी टेंडम लिफ्टिंग, हैवी और टेंडम लिफ्टिंग, कोई भी हैवी लिफ्टिंग करना हो या टेंडम लिफ्टिंग करना हो तो उसके लिए वर्क परमिट जरूरी है। टेंडम लिफ्टिंग क्या होता है? जब किसी, हाँ, जब किसी एक मटेरियल को दो या दो से ज्यादा के मिलके एक साथ उठाते हो तो टेंडम लिफ्टिंग करते हैं। तो टेंडम लिफ्टिंग देखिए, दूसरा चीज कि अभी इसके बाद आप लोग पता नहीं कहीं भी जॉब पे जाइएगा, एक चीज और बता दूं कि हाइड्रा से टेंडम सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। कई जगह आप लोग, मैं बहुत सारा वीडियोस भी देखा हूं कि हाइड्रा से टेंडम लिफ्टिंग किया जाता है, बट वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन कई जगह देखा हूं कि पलट भी जाता है हाइड्रा, इसमें ज्यादातर चांसेस रहता है। पहले देखो हाइड्रा बहुत जल्दी पलट जाता था, पलटने का चांसेस पहले लीवर वाला यूज होता था, अभी सब फराना आ गया, फराना हाइड्रा सब इसमें वाला। तो हाइड्रा से कभी भी टेंडम अलाउ नहीं है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे जॉब करने के लिए, वहां पे इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा कि टेंडम कभी भी हाइड्रा से अलाउ नहीं है, आप हाइड्रा से टेंडम लिफ्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हो गया टीएसए। टीएसए क्या होता है? ये होता है थर्मल स्प्रे एल्यूमिनियम। जैसे हमको इस डेस्क पे पेंट करना हो, स्प्रे पेंटिंग आप लिए, ऐसे स्प्रे मार दिए, पेंट हो गया, एक पेंट का लेयर बन गया उसके ऊपर। हम लोग मेटल पे क्यों करते हैं, ये दरवाजे पे क्यों करते हैं कि रस्टेड ना हो, रस्टेड होगा तो लोहा खराब होगा, तो पेंट का लेयर, ऐसा थोड़ी है कि खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं, ठीक है, खूबसूरत तो वो तो बाद में थोड़ा अपडेट वर्जन में आया कि ये थोड़ा ऐसे करेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, वो सेफ्टी के लिए किया जाता है पेंटिंग, न कि अच्छा दिखने के लिए कि चलो अच्छा दिखेगा। अच्छा तो दिखा अभी धीरे धीरे आया, लेकिन पहले उसको पेंटिंग को क्यों यूज किया गया था? सेफ्टी के पर्पज से, उसको सेफ्टी पर्पज से यूज किया गया था। तो उसीलिए क्या होता है कि इसमें एक कोटेक बन जाता है, लेयर बन जाता है, तो पानी वानी जो भी उसमें जाएगा, देखो रस्ट कैसे लगता है, 3 चीजें चाहिए, ऑक्सीजन, वाटर और मेटल। रस्ट के लिए 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें मिलेंगी वहां पे रस्टेड लगेगा। रस्ट के लिए 3 चीजें, रस्ट में ऑक्सीजन चाहिए, प्लस वाटर चाहिए और प्लस मेटल चाहिए। 3 चीजें जहां भी मिली मुर्चा लगना शुरू, रस्टेड। तो ये चीजें हो गई। तो थर्मल स्प्रे एल्यूमिनियम क्या होता है? ये क्या करता है कि इसमें एल्यूमिनियम का कोटेक बनाता है, वो एल्यूमिनियम का फिलर रहेगा, फिलर को एकदम ऐसे टेम्परेचर पर मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। और जैसे पेंटिंग किया जाता है, आप एक बार ऐसे घुमा देते एल्यूमिनियम का लेयर बन जाएगा। नहीं तो कई जगह सुनो सोना का नहीं है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है, तो वो एक लेयर बना हुआ है, पूरा प्योर नहीं है, वो एक लेयर बना हुआ है। तो इसी तरह टीएसए का होता है, थर्मल स्प्रे एल्यूमिनियम होता है। एक बार इसमें एल्यूमिनियम का कोटेक बन गया उसके ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए भाई हाई टेम्परेचर होता है, वो भी हॉट वर्क में आएगा, तो उसके लिए भी टीएसए का परमिट लिया जाता है। दूसरा, उसका जो फ्यूम्स है वो अंदर जाएगा तो लंग्स कैंसर होगा, तो ये सब मतलब हाई रिस्क है उसमें, तो उसके लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वर्क ऑन जेटी एंड बार्ज। जेटी एंड बार्ज, जेटी किसको बोलते हैं? पोर्ट सुने हो ना, बंदरगाह। हाँ, तो जब भी कंपनियों का जो भी लोडिंग्स होता है, जो भी प्रोजेक्ट तैयार हुआ, जो भी मटेरियल उसको अगर लोड आउट करना हो, दूसरे कंट्री भेजना हो, तो हर कंपनी का एक कहीं ना कहीं बार्ज बना रहता है, जेटी बना रहता है। जेटी या पोर्ट, पोर्ट बोलेंगे तो बंदरगाह, जैसे जहां भी कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट कहाँ पे है? कच्छ भुज में है, गुजरात में ना, हाँ, तो वहां पे कच्छ भुज में, तो वहां पे भी बाहर से जो भी कंपनियों, बाहर से जो भी मटेरियल्स आते हैं वही बंदरगाह पे उतारा जाता है उसको। तो इस तरह कंपनियों में अगर कोई भी मटेरियल बन रहा है, उसको डिस्पैच करना, वहां से भेजना हो, तो उसको लोडिंग के लिए चाहिए ना, तो जेटी है,
तो हम लोग का वहां पे था ताप्ती नदी, और वहां पे समुद्र से अटैच, समुद्र से आएगी तो बार्ज आता था। बार्ज क्या होता है, जिस शिप के टाइप्स का रहेगा, शिप के आकार का रहेगा, उस जैसे शिप होता है, लेकिन ऊपर का बॉडी पूरा फ्लैट रहेगा उसका, पूरा बराबर, जहाज जैसे जहाज में बना रहता है इस तरह से वो नहीं है, वो पूरा फ्लैट रहेगा। अब उसके ऊपर मटेरियल लोड करके उसको शिप खींच के लेके जाता है, वो बिल्कुल नीचे से शिप के आकार का रहेगा, पानी वाला जो जहाज है तो ऊपर से। हाँ? बार्ज, बार्ज अलग हो गया, जेट्टी अलग हो गया। जेट्टी मतलब ये पोर्ट, जेट्टी मतलब पोर्ट, वो किनारा समुद्र के अंदर जहां पे वो आके रखने वाली है, ये जेट्टी है। और ये जो चीजें है यहाँ पे जो शिप के टाइप्स का, ये बार्ज है। इस पे क्या होता है ना, 300-300 मीटर का हम लोग यहाँ आता था, 200-200 मीटर, 300-300 मीटर लेने, वो मटेरियल लोडिंग के हिसाब से। अब यहाँ से ये जो भी एरिया है ना बाहर का, ये एक जेट्टी है, और इस पे लोडिंग करके ये बार्ज है। अब इसको शिप क्या करेगी, जो आगे जो शिप होती है, वो जो आगे शिप होती है, इसमें अटैच बांध के जो वायर ऑक्सीजन रहेगा, इसको खींच के लेके जाती है, और लेके जो भी आउट ऑफ कंट्री लेके जा। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज देखा था कि पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है, लेके 6 महीने से अभी समुद्र में ही है, वो समुद्र में लेके कहीं जा रहा था उसको, अभी तक उसी में ही देखा गया उसको। तो वो टाइम लगता है वहां पहुंचने। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बिना लोकेशन से चल रहे हैं, जहाज उड़ा ले रहे हैं बिना लोकेशन है, ऊपर जब कुछ नहीं दिख रहा है तो पानी में हम लोग को लोकेशन नहीं मिलेगा। हर चीज नहीं, ऐसा नहीं है कि 6 महीने से लेके घूम खो गए हैं, घूम रहे हैं, लेके जा रहे हैं वो लोग। टाइम मतलब 6 महीने से अभी उधर ही, मतलब दूर होगा कहीं, या और भी सारे प्रॉब्लम्स आते हो तो बीच में। एक बार एक प्रोजेक्ट था हम लोग का वहां पे, लेके डिस्पैच होके जा रहा था, लेके सब डूब गया लेके उधर डूब गया समुद्र में। तो हम लोग जॉब करते थे उस टाइम, तो हम लोग बोले कि अरे, बोले ये प्रोजेक्ट बहुत प्रेशर में है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो हम बोले कौन सा प्रोजेक्ट है, बोला कि ओएनजीसी का प्रोजेक्ट है। मैं बोला क्या हुआ, बहुत प्रेशर में। मैं बोले यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इतना प्रेशर में क्यों? बोला कि अरे ये गया था ना तो वो डूब गया, तो उसकी जगह पे ये हम लोग को और काम मिल गया इसको करने के लिए। मैं बोला ये भी जाके डूब जाए साला, और काम मिल गया 2-4 साल का तो उसमें ये था कि वो कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन पूरा फिक्स रहता है। आप लोग टेलर पे जो देखे होंगे, कंटेनर वटेनर लोडिंग होता है, हम लोग सोचते हैं कि अगर उस पर लोड कर दिया हम लोग, मान लीजिए जहाज है, तो जहाज पे अगर कोई भी मटेरियल हम लोग लोड कर दिए, तो लोड करने के बाद उधर टाइट नहीं आता, तूफान नहीं आता है उधर, टाइट लहर भी आती है सब, तो वो ऐसे ऐसे होता होगा तो ऊपर का तो नीचे गिर जाता होगा, तो उसको उसी के साथ फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि इस बेंच को अगर आपको लोड करना है, आपने बार्ज पे लोड कर दिया, तो साइड साइड से पाइप लगा के और बेल्डिंग कर दिया जाएगा, इसमें से भी उसमें से पूरा का पूरा सब परमानेंट फिक्स करके। और फिक्स करने के बाद क्या होगा उसमें, वो कितना भी टाइट है, वो कब पलटे, कब गिरेगा, जब वो बार्ज पलटेगा, तो जब बार्ज पलटेगा तो ही वो मटेरियल पलटेगा। अभी ये कौन सी मूवी अभी एक आई थी ना, केजीएफ नहीं, अभी कंटेनर में जो लोग चोरी वोरी करते हैं सर, अरे उसके बाद एक और मूवी आई थी उसकी, उसको मैं नहीं सलाह नहीं, अभी जैसे रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मैं वो मूवी देखा था। नहीं वो वर्ल्ड हॉलीवुड है, हॉलीवुड है, हॉलीवुड भी नहीं है, वो साउथ की मूवी है। हाँ साउथ की एक मूवी है, तो उसमें वो लोग कंटेनर से चोरी करते हैं। हाँ? देवरा, देवरा मूवी में, तो वो कंटेनर आप लोग ये देखें कि शिप पे जा रहा है, इतना एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कंटेनर रखा हुआ है, तो मान लीजिए लहर आएगी ऐसे, तो कंटेनर गिर नहीं जाएगा, वो कंटेनर के नीचे ऐसा हुक रहता है और ऐसे घुमा के उसको फिक्स रहता है, मतलब कि वो पूरा बार्ज पलटेगा तो ही वो भी कंटेनर। वैसे ही जो टेलर्स होते हैं उस पर जो कंटेनर जाता है, वो कंटेनर फिक्स थोड़ी होता है, वो उसके नीचे से हुक ऐसे लगा के उसमें फंसाया गया रहता है, मतलब वो कंटेनर कब गिरेगा, जब वो ट्रक पलटेगा तभी कंटेनर भी गिरेगा, बाद में उसको नीचे से हटा के फिर उसको उठा के रख दिए, खाली हो गया वो टेलर। तो उस तरह से था वर्क एंड जेटी एंड बार्ज, बार्ज शिप के आकार का होता है। उसके बाद केमिकल फ्लॉसिंग जैसे कुछ मटेरियल्स हो, पाइप है, वेसल है, टैंक है,
तो उसको जैसे क्लीन करना हो केमिकल से, तो भाई कौन सा केमिकल है, केमिकल के लिए एमएसडीएस आता है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट बोलते हैं। उसमें क्या हजार्ड है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो किसको कांटेक्ट करना है, क्या क्या फर्स्ट एड लेना है, ये सारी की सारी डिटेल्स उस एमएसडीएस में होता है। एमएसडीएस याद रखिएगा, एमएसडीएस क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ये पेंट वाले दुकान पे भी जाएंगे, जिसका दुकान, उससे बोलिएगा कि इस पेंट का एमएसडीएस दिखाओ, एमएसडीएस आता है उसके लिए, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। तो केमिकल फ्लशिंग के लिए भी परमिट की जरूरत पड़ती है। वो कौन सा केमिकल है, क्या उससे प्रॉब्लम्स हो, लैंड पॉल्यूशन कोई होगा या कोरोजियन होगा, किसी को हाथ पे गिर गया, बॉडी पे गिर गया, तो ये सब प्रॉब्लम, तो केमिकल फ्लशिंग के लिए भी परमिट चाहिए। उसके बाद वर्क ऑन ओवर वाटर, पानी के ऊपर काम करना। पानी के ऊपर कैसे काम करोगे, वर्क ऑन ओवर वाटर, जैसे समुद्र में चाहे बार्ज पे ही आप काम कर रहे हो, बार्ज तो पानी में ही रहेगा ना, नदी में, समुद्र में ही, तो कैंटिलीवर टाइप का अगर साइड से निकला हो, कैंटिलीवर टाइप का, तो वो पानी के ऊपर ही हो रहा है ना, तो उस जहां पे आपको बार्ज से बाहर काम करना है, तो वहां पे आपको परमिट लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ 15 टाइप का परमिट हो गया कि टाइप्स ऑफ परमिट में, इसमें कम से कम 10-12 आपको याद रखिएगा, 10-12 आपको याद रखना है। ठीक है,